पड़ोस से आई हुई औरत ने मुझसे पूछा, सुना है तेरी देवरानी तो बहुत पढ़ी लिखी है। मैंने कहा, हाँ मौसी, सिर्फ पढ़ी लिखी ही नहीं बल्कि वो तो नौकरी भी करती थी। अच्छा, तो तू जरा जरा बचकर रहना। मैंने कहा, जरा बचकर रहना मतलब मौसी? मैं कुछ समझी नहीं। वह बोली, मतलब कि बड़ी तीखी मिर्ची होती हैं ये ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ। पता चला कि तू है तो जेठानी पर वही आकर पूरे घर पर राज करने लगे। वो औरत मेरे मन में अपनी होने वाली देवरानी को लेकर शक पैदा कर गई थी। दरअसल मेरी शादी 2 साल पहले ही सोहन से हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मैंने आते ही पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लिया था। सोहन का छोटा भाई था रोहन, जिसकी शादी अब रजनी से होने जा रही थी। तब दूल्हे बने रोहन को देखकर मैंने कहा, क्या बात है दूल्हे राजा, बड़े जच रहे हो। अब जाओ जल्दी से हमारी देवरानी ले आओ। अकेली घर का काम करके तो मेरा तो बुढ़ापा ही आ गया। रजनी आएगी तो कम से कम मैं भी किसी पर हुक्म चला सकूँगी। रोहन, आप भी ना भाभी, कमाल करती हो। धूमधाम से दोनों की शादी हुई और रजनी अपने ससुराल आ गई। उधर जब बारात नई दुल्हन को लेकर घर के दरवाजे पर आने वाली थी, तभी एक बार फिर वही औरत मेरे पास आई और बोली, मेरी बात सुन नई बहू, तुझसे छोटी है तो उसे सिर पर मत चढ़ने देना। उसे एहसास होना चाहिए कि जेठानी तू है और वो तेरी देवरानी, समझी? मैंने कहा, हाँ हाँ मौसी, तुम चिंता मत करो, मैं सब समझती हूँ। उस औरत की बातें मेरे दिमाग में बस गई थी। मैंने भी ठान लिया था कि वो रजनी से थोड़ा सख्ती से पेश आएगी। शादी को 1 हफ्ता बीत गया, सब ठीक चल रहा था। रजनी बिना किसी के कहे मेरे घर के कामों में हाथ बांटती। इस तरह मेरी और रजनी की पटरी अब आपस में मिलने लगी थी। दोनों सारा दिन हंसते और बातें करते करते काम निपटाते, लेकिन बीच बीच में मैं जब भी उसकी मौसी की बात याद आती और वो थोड़ा सा सख्त होने की एक्टिंग करने लगती। एक दिन सोहन ने मुझसे कहा, ज़रा सुनो तो। मैंने कहा, जी कहिए। वो रजनी और रोहन को हमारी कुलदेवी के मंदिर भी तो ले जाना है ना, तो तुम एक काम करो, शहर जाकर उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आओ। पैसे अलमारी से निकाल लेना। मैंने कहा, शहर से क्यों, यहाँ हमारे यहाँ दुकानें कम हैं क्या? फिर वो कहने लगे, अरे बाबा, वो शहर की लड़की है, हो सकता है उसे यहाँ की साड़ी पसंद ना आए। अच्छा, आपने कभी मेरे लिए तो शहर से साड़ी नहीं मंगवाई। फिर वो कहने लगे, अच्छा तो तुम भी ले आना अपने लिए एक बढ़िया साड़ी। अब खुश हो? और सुनो, रोहन को साथ ले जाना, मुझे कुछ काम है तो मैं कल पूरा दिन बाहर रहूँगा। मैंने कहा, ठीक है। उनकी बात सुनकर दोनों हंसने लगे। अगले दिन मैं अपने देवर के साथ बाइक से शहर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में रोहन ने मुझसे पूछा, क्यों भाभी, जेठानी और देवरानी की सही बन रही है कि नहीं? मैंने कहा, तुम बाइक चलाने पर ध्यान दो, बड़े आए रिश्तों के इंस्पेक्टर। देवर जी कहने लगे, रिश्तों का इंस्पेक्टर? पर देखना भाभी, एक दिन आपको रजनी पर नाज होगा। मैं रोहन की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। वो भविष्य देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे कौन सी अनहोनी उसका इंतजार कर रही है। वो जिस रास्ते से जा रहे थे, वहाँ एक बेकाबू ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर दे मारी, जिसकी वजह से रोहन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मैं भी कई फुट उछलकर दूर जा गिरी थी। वहाँ मौजूद लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुँचाया। सोहन जी भी वहाँ आ गए और डॉक्टर से पूछने लगे,
वो दोनों तो ठीक है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी, आपकी पत्नी जिंदा तो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी एक जिंदा लाश से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस हादसे में उनके सिर पर गहरी चोट आई है। हमने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन दिमाग में लगी चोट की वजह से ये उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। अंदरूनी अंगों को भी बहुत गहरी चोट आई है। हम उन्हें कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर इस दौरान बदन में कोई हलचल हुई तो ठीक, वरना आगे कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर वहाँ से चले गए और अस्पताल के एक कोने में सोहन और दूसरे कोने में रजनी दहाड़े मारकर रोने लगी। सोहन ने अपने भाई को गवा दिया था और रानी जिंदा लाश बन चुकी थी, तो वहीं रजनी शादी के 7 दिन बाद ही विधवा हो गई थी। कई दिनों के बाद भी रानी के बदन में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। फिर एक दिन डॉक्टर ने कहा, देखिए सोहन जी, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी रानी की हालत में कोई सुधार नहीं है। उन्हें यहाँ रख कर आप सिर्फ अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि वो अपने आखिरी दिन आप लोगों के साथ अपने घर में गुजारें। सोहन ने कहा, कितना वक्त है मेरी रानी के पास डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, जैसी उनकी हालत है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 महीने। डॉक्टर की बात मानकर सोहन रानी को घर ले आया। अब रानी सारे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती, उसकी आंखें खुली रहती, पर वो किसी से कुछ नहीं बोल पाती। सोहन ने कहा, चिंता मत करो रानी, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। रजनी ने कहा, ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप अपना ऑफिस देखिए। दीदी को आज से मैं संभालूंगी। वैसे भी मेरे पास अब करने के लिए है क्या? अगर मेरी सेवा और प्यार से दीदी ठीक हो जाए तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो गया। रजनी की बात मानकर सोहन ऑफिस चला गया। इधर रजनी ने रानी की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली। सोहन ऑफिस जाता और रजनी सारा दिन रानी की सेवा में लगी रहती। शाम को सोहन आकर रानी से खूब सारी बातें करता। रानी बातें सुनती तो थी, मगर उनका जवाब नहीं दे सकती थी। उधर दिन भर रजनी रानी की दवाइयों से लेकर उसकी साफ सफाई तक का पूरा ख्याल रखती थी। रजनी की सेवा और उसका प्यार देखकर रानी की आंखों से आंसू आ जाते थे और वो मन ही मन सोचने लगी कि कितना गलत सोचती थी मौसी। एक देवरानी से बढ़कर ये तो मेरी छोटी बहन जैसा ख्याल रखती है। बेचारी का स्वाग नहीं रहा, लेकिन वो सब भुलाकर मेरी सेवादारी में लगी है। हे भगवान, मेरा तो जो होना था वो हो गया, पर इस बेचारी के साथ इतना अन्याय मत करो। बिना पति के कैसे जिएगी सारी जिंदगी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। रजनी के जी जान लगाने के बाद भी रानी की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। फिर एक दिन सोहन ने रजनी से कहा, मुझे काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा। रजनी ने कहा, ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। सोहन के जाने के बाद तो रजनी हर वक्त रानी के साथ ही रहती और रात को भी उसी के बगल में सोती। रानी अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि रजनी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा कि उसने सोचा था या उसे पढ़ाया गया था, बल्कि वो सच में नए ज़माने की एक बहुत ही जिम्मेदार लड़की थी। फिर एक रात जब रजनी सो गई तो रानी ने फिर अपने मन में सोचा,
कब तक ये दोनों मेरी सेवा ऐसे ही करते रहेंगे? कब तक सोहन अकेले अपना जीवन काटेंगे? कब तक मैं इन दोनों पर ऐसे ही बोझ बनी रहूँगी? यही बातें सोचते सोचते रानी की भी आँख लग गई। एक हफ्ता बीत गया। सोहन वापस आया तो आते ही वो रानी के पास बैठ गया। रजनी भी सोहन के लिए पानी लेकर वहाँ गई। तभी अचानक रानी के हाथ में हलचल हुई। ये देखकर सोहन और रजनी बहुत ही खुश हो गए। वो डॉक्टर को फ़ोन करने ही वाले थे कि उससे पहले ही रानी का कांपता हुआ हाथ सोहन की तरफ बढ़ा। सोहन ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और फिर रानी ने रजनी को भी आँखों से उसके पास आकर बैठने का इशारा किया। रजनी भी फ़ौरन जाकर रानी के पास बैठ गई। रजनी, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को अभी फ़ोन करके यहाँ बुलाती हूँ। लेकिन रजनी वहाँ से नहीं जा सकी क्योंकि रानी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फिर रानी ने एक गहरी सांस ली और सोहन और रजनी का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो क्या कहना चाहती थी ये सोहन और रजनी अच्छे से समझ चुके थे। तब रजनी ने उससे कहा, आप ये सब मत सोचिए, आप अब ठीक हो जाएंगे। कहते हुए रजनी रानी के काफ़ी नज़दीक आ गई थी तो रानी ने रजनी के सिर पर हाथ रखा और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गई। 2 साल बाद रजनी, कहाँ हो? आई जी, लीजिए ये रहा आपका नाश्ता। सोहन ने कहा, बढ़िया। और मेरी गुड़िया कहाँ है? रजनी ने कहा, अभी तो सो रही है। रात भर बस यही रट लगाती रही कि मम्मी प्लीज़ एक कहानी और। रजनी की बात सुनकर सोहन मुस्कुरा दिया और फिर दोनों अपनी बेटी के कमरे में गए। सोहन ने कहा, अरे देखो तो ज़रा, ये परी अभी तक सोकर नहीं उठी, लेकिन अब जब पापा आ गए हैं तो मेरी रानी को तो उठना होगा ना। रानी, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग पापा मम्मी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।